क्लास 1 कौशल, 100 मुक्कों का प्रहार में पूरी महारत। हॉल में हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। हर कोई साफ देख सकता था कि रणवीर इस स्किल का पूरी तरह से और बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहा था। भले ही 100 मुक्कों का प्रहार सिर्फ एक क्लास 1 का कौशल था, लेकिन अगर कोई इसमें पूरी महारत हासिल कर ले तो ये बहुत ताकतवर बन जाता था। अगर सामने वाला उसी स्तर पर हो और उसके पास बचाव का कोई सही कौशल न हो तो उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचती। इसीलिए वहां मौजूद हर इंसान को लग रहा था कि ध्रुव का हारना पक्का है। श्रुति ने फिक्र से अपनी भौहें सिकोड़ी और चुपके से 2 कदम आगे बढ़ाई। वो रणवीर की इस गंदी चाल को रोकना चाहती थी। श्रुति, देखने वाले बीच में नहीं बोल सकते, तुम ये नियम जानती हो, है ना? लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो राजवीर मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रहा था। श्रुति समझ गई कि हालात बिगड़ चुके हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उस पर नजर रखेगा, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई थी कि ये दोनों भाई ध्रुव को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, और इसी बात ने श्रुति की चिंता और बढ़ा दी। शू शू शू, हवा में मुक्कों के इतने सारे साए बन गए कि उन्होंने ध्रुव के सामने का पूरा नजारा ही ढक दिया। हवा को चीरते हुए रणवीर ने अचानक हमला बोल दिया। ध्रुव महसूस कर सकता था कि रणवीर के मुक्कों में बहुत ताकत है और वो बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक रहा है। यह साफ दिखा रहा था कि वो कितना खूंखार और निर्दयी है। लेकिन ध्रुव जरा भी नहीं डरा और अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा। वो न पीछे हटा न उसने बचने की कोशिश की। वो बस उस हमले का इंतजार कर रहा था। क्या ध्रुव पागल हो गया है? वो बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? वो बचना तो चाहता है, लेकिन क्या वो बच पाएगा? उसकी जितनी ताकत है शायद वो इतनी जल्दी हिल भी ना पाए। सही कहा। आखिर है तो वो वही कचरा जो 5 साल तक बाहरी इलाके में ही पड़ा रहा। ध्रुव को अपनी जगह पर खड़ा देखकर उन्हें लगा कि वो रणवीर के हमले से डर के मारे जम गया है। उनके चेहरों पर दूसरों की बर्बादी देखकर मिलने वाली वो घटिया मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही रणवीर उसके करीब पहुंचा, ध्रुव ने अचानक अपना हाथ घुमाया और उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक ऊर्जा बाहर निकली। जब वो ऊर्जा रणवीर से टकराई तो वो एकदम सन्न रह गया, क्योंकि उस ऊर्जा के अंदर उसे एक साफ जान से मारने का इरादा महसूस हुआ। वोश! इससे पहले कि रणवीर कुछ समझ पाता, ध्रुव ने बिजली की तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखने से पहले ही उसका वार सीधा रणवीर की छाती पर जा लगा। धमाक! उस एक वार के पड़ते ही रणवीर को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून और ऊर्जा उबलने लगी है। उसकी छाती से दर्द की एक भयानक लहर उठी। वूश वूश वूश! लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, ध्रुव ने ऐसे ही कुछ और वार किए और वो सब के सब रणवीर को जाकर लगे। आह! रणवीर दर्द से कराह उठा। उसके दोनों पैर सुन्न पड़ गए और वो सीधा ध्रुव के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अगले ही पल वो बेजान होकर जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। ये क्या? ये नजारा देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव के अंदर इतनी भयानक ताकत होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ध्रुव ने अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, वरना उसका सिर्फ एक वार ही रणवीर की जान लेने के लिए काफी था। तुम महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर हो। तभी समर्थ ने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें ध्रुव पर ही टिकी थीं और उनमें साफ हैरानी देखी जा सकती थी। क्या? महारथी क्षेत्र का 4था स्तर? समर्थ की बात सुनते ही सबको होश आ गया। किसी इंसान को बिना किसी मार्शल स्किल का इस्तेमाल किए महारथी क्षेत्र के 3रे स्तर पर हराने का मतलब था कि वो इंसान पक्का 4थे स्तर पर होना चाहिए। लेकिन महारथी क्षेत्र का 4था स्तर और ध्रुव, इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ना वहां मौजूद लोगों के लिए नामुमकिन सा लग रहा था, और इस सच को कबूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ वही नहीं, श्रुति की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। लेकिन ध्रुव को उन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा मेज के पास गया। तीनों संत आत्मा घास उठाए और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वहीं रुक जाओ,
ये परिवार के लोगों के बीच का एक दोस्ताना मुकाबला था और तुमने इतना जानलेवा हमला कर दिया। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं? तभी राजवीर जोर से चिल्लाया। सबने देखा कि राजवीर गुस्से से लाल पीला होते हुए रणवीर को एक हाथ से पकड़कर उठा रहा था। अपने छोटे भाई को इस तरह किसी के हाथों पिटता देख वो खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा कब से मान लिया? मुझे तो याद नहीं कि तुमने ऐसा पहले कभी कहा हो। ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। खुद तुमने ही तो कहा था कि मुक्कों और लातों की कोई आंखें नहीं होती, इसलिए बाद में अपनी चोटों का रोना मत रोना। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? यह साफ दिख रहा है कि तुमने जानबूझकर इतनी जोर से हमला किया। दर्द से कराहते हुए रणवीर ने अपने दांत पीस कर कहा। मार खाने वाले के तौर पर रणवीर को अच्छे से पता था कि ध्रुव के पहले वार ने ही उसे हरा दिया था, लेकिन ध्रुव उसके बाद भी लगातार वार करता रहा, जिससे साफ था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो उसे और ज्यादा जलील कर सके। रणवीर की बात सुनकर ध्रुव फिर से मुस्कुराया। मैं अभी अभी महारथी क्षेत्र के चौथे स्तर पर आया हूं, इसलिए मुझे अपनी खुद की ताकत का ज्यादा अंदाजा नहीं है, और तुम्हारा हमला देखकर लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए मैंने भी उसे हल्के में लेने की गलती नहीं की और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन किससे पता था कि तुम तो महज एक कागजी शेर निकलोगे, इतने कमजोर कि मेरा एक वार भी नहीं सह पाए। सच कहूं तो मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था। ध्रुव की बातें सुनकर रणवीर का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। वो इतना गुस्सा था कि उसकी हर सांस से भारी आवाज आ रही थी, मानो वो गुस्से से अभी फट पड़ेगा। उसे सिर्फ उस कचरे ध्रुव से ही हार नहीं मिली थी, बल्कि सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती हुई थी कि वो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। लेकिन चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि ये नियम खुद उसी ने और उसके भाई ने बनाए थे। ध्रुव, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ अभी मुझसे लड़ो। तभी रायजादा परिवार का एक और लड़का अपनी जगह से खड़ा हो गया। ओह, क्या तुम भी मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? ठीक है, बस अपनी संत आत्मा घास दांव पर लगाओ। क्या है तुम्हें हिम्मत? ध्रुव ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो लड़का भी रणवीर की तरह ही था। उसने भी ध्रुव के साथ ही नीलकंठ संप्रदाय में कदम रखा था, लेकिन उसकी ताकत रणवीर जितनी नहीं थी। वो ध्रुव से लड़ने की हिम्मत तो जुटा रहा था, लेकिन अपनी संत आत्मा घास दांव पर लगाने से वो पूरी तरह डर गया। क्या हुआ? अगर कोई और भी मुकाबला करना चाहता है तो वो अभी आ सकता है, बस शर्त ये है कि उसे अपनी संत आत्मा घास से हाथ धोने का डर नहीं होना चाहिए। ध्रुव ने हॉल में मौजूद हर इंसान को घूर कर देखा, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ध्रुव से आंख मिला सके। वो लोग ध्रुव से नहीं डरे थे, बल्कि अपनी संत आत्मा घास दांव पर लगाने से डरे थे, क्योंकि वो घास उनकी पूरी जिंदगी थी। ध्रुव, अपनी हदों को पार मत करो। आखिरकार समर्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या बात है समर्थ, क्या तुम भी मैदान में उतरना चाहते हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मुझसे पूरे 5 साल बड़े हो, है ना? अगर तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि लोग तुम्हें एक छोटे बच्चे को धमकाने के लिए ताने मारेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अगर मैं हार भी गया तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, और अगर मैं जीत गया तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा, है ना? ध्रुव की ये बातें सुनकर समर्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि ध्रुव बिल्कुल सही कह रहा था। समर्थ राजवीर या रणवीर जैसा नहीं था, क्योंकि उन दोनों और ध्रुव की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन समर्थ अब कोई जवान लड़का नहीं रहा था। उसकी उम्र को देखते हुए अगर वो ध्रुव को हरा भी देता तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते। इसीलिए वो चाहकर भी ध्रुव पर हमला नहीं कर सकता था। हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों को सिर झुकाए देखकर ध्रुव अचानक जोर से हंसा। वो बहुत खुश था, लेकिन जाने से पहले उसने दरवाजे के पास रुककर कहा, जाने से पहले मैं तुम सबको 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली है खुद को हमेशा सही समझना, और दूसरी है
खुद का मजाक उड़ाना। अब इन दोनों का क्या मतलब है, वो तुम लोग आराम से बैठकर सोचते रहना। ये बोलकर ध्रुव ने दरवाजा खोला और पूरे शान के साथ बाहर निकल गया। उसी पल कमरे का माहौल बहुत अजीब और खामोश हो गया था। शुरुआत में पूरा रायजादा परिवार मिलकर ध्रुव की सबके सामने बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन उलटा ध्रुव ने ही उन बाहरी लोगों के सामने उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्हें सच में लग रहा था कि उनके पास अब कोई मोह नहीं बचा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी चीज जो उन्हें चुभ रही थी वो थी ध्रुव की ताकत। अब तक वो सब सोचते थे कि ध्रुव रायजादा परिवार का सबसे बड़ा कचरा है, लेकिन आज उन्हें पता चला कि ध्रुव तो महारथी क्षेत्र के चौथे स्तर पर है और वो उनमें से कई लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। इस बात ने उन्हें अंदर तक शर्मिंदा कर दिया था। कमरे से बाहर आते ही ध्रुव को बहुत सुकून और शांति महसूस हुई। बचपन से लेकर आज तक इन लोगों ने हमेशा उसे सिर्फ सताया ही था और आज आखिरकार उसने उन सब का हिसाब चुकता कर दिया था। हालांकि ध्रुव ने किसी को सताया नहीं था, बल्कि वो लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन जो भी हो, आज ध्रुव का दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। ध्रुव कुछ ही दूर गया था कि पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। ध्रुव ने जो किया उसके बाद क्या श्रुति उससे खुश है या वो अपने परिवार की हालत देखकर नाराज है? क्या श्रुति का साथ ध्रुव के लिए आगे कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा या वो सच में एक सच्चा दोस्त बनकर उसका साथ देगी? श्रुति, तुम बाहर क्यों आ गई? ध्रुव ने उलझन में पूछा। श्रुति हंसते हुए ध्रुव के पास दौड़कर आई और अपने गोरे हाथों से ध्रुव की छाती पर हल्का सा मुक्का मारते हुए खुशी से बोली, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं भी सोच रही थी कि तुम बाहरी इलाके में इतने शांत क्यों रहा करते थे, लेकिन अब देखो, सिर्फ एक ही दिन में तुमने मेरी बराबरी कर ली है। ध्रुव ने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। श्रुति, मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रायजादा संघ की दावत का मजा भी किरकिरा हो गया। अरे उसकी फिक्र मत करो, उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था, वरना वो तुम्हें हर दिन सताते। हाँ, याद आया ध्रुव, कल हम दोनों मिलकर आध्यात्मिक औषधि के शिकार पर चलेंगे। उन औषधियों को अकेले पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। श्रुति चहकते हुए बोली, तुम मेरा और उनका रिश्ता अच्छे से जानती हो। अगर मैं रायजादा संघ में आना भी चाहूं तो भी वो लोग मुझे कभी अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। ध्रुव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। बस कल आकर हमसे इसी जगह मिलना। श्रुति ने ध्रुव को बांस का एक और पत्ता दिया, जिस पर कल के लिए रायजादा संघ के इकट्ठा होने की जगह लिखी हुई थी। ठीक है। श्रुति को इतनी जिद करते देख ध्रुव उसे मना नहीं कर पाया। ध्रुव को मनाने के बाद श्रुति खुशी से उछलती कूदती वापस अपने कमरे की तरफ लौट गई। वो आज सच में बहुत खुश थी, क्योंकि ध्रुव ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। इस दुनिया में हर कोई ताकत को सलाम करता है और ध्रुव की ये गजब की ताकत देखकर श्रुति को लगने लगा था कि शायद अब रायजादा परिवार के लोग भी ध्रुव को अपना लेंगे। बिना किसी भेदभाव के पूरे रायजादा परिवार को एक साथ जोड़े रखना ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। समर्थ, तुम लोग। लेकिन जैसे ही श्रुति अपने कमरे के सामने पहुंची, उसने देखा कि रायजादा संघ के सारे सदस्य वहां से जा चुके थे। हम राजवीर और रणवीर ने गुस्से से श्रुति को घूरा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। श्रुति, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज तुमने उस ध्रुव का कुछ ज्यादा ही साथ दिया है। समर्थ की आवाज आई, अब देख लो तुम्हारी की का नतीजा। ध्रुव न सिर्फ हमसे 2 संत आत्मा घास ले गया, बल्कि उसने हमारी सबके सामने बेइज्जती भी की। अब सब लोग गुस्से में यहां से चले गए हैं। क्या अब तुम खुश हो? समर्थ ने उसे कड़क आवाज में फटकार लगाई। समर्थ, इसे मेरी ही गलती मान लो और ध्रुव को दोष मत दो। चाहे जो भी हो, ध्रुव भी हमारे रायजादा परिवार का ही एक हिस्सा है। और देखो, तुमने खुद ध्रुव की ताकत देखी है। वो कोई कचरा नहीं है जैसा तुम लोग सोचते थे। वैसे भी हमारे रायजादा संघ को अभी लोगों की सख्त जरूरत है, तो क्यों ना उसे भी हमारे साथ शामिल कर लें। श्रुति की बात सुनकर समर्थ के चेहरे का रंग अचानक बदल गया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था,
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और आखिर में उसने बेबसी से आह भरते हुए कहा, आह, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ध्रुव को एक और मौका देता हूं, कल उसे साथ ले आना। ये बहुत अच्छी बात है, तुम सबसे अच्छे हो। श्रुति खुशी से उछल पड़ी और उसकी मुस्कान देखते ही बनती थी। ठीक है, अब जल्दी से जाकर आराम करो। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। समर्थ, तुम भी जल्दी सो जाना। श्रुति ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और समर्थ को जाते हुए देखती रही। ध्रुव को रायजादा संघ में आने की इजाजत देकर समर्थ ने श्रुति को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खुश कर दिया था, लेकिन श्रुति ने वो नहीं देखा जो समर्थ के मुड़ते ही उसके चेहरे पर आया था, एक बेहद ही नीच और शैतानी मुस्कान। सीनियर श्रुति, ये ध्रुव नाम का लड़का तो सच में बहुत गहरा छुपा रुस्तम निकला। मैं इतने लंबे समय तक बाहरी इलाके में रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी इसका नाम तक नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि वो इस शिष्य परीक्षा में पहला स्थान पाने की ताक में था। तभी एक जवान लड़का चलते हुए उनके पास आया। वो भी ध्रुव की तरह ही इस साल का एक नया शिष्य था और उसने आज ही रायजादा संघ ज्वाइन किया था। तुम सही कह रहे हो, ध्रुव पक्का उस परीक्षा के इनाम के लिए ही बाहरी इलाके में रुका होगा। पता नहीं उसे वो इनाम मिला भी या नहीं। उसकी बात सुनकर श्रुति को भी अचानक इस बात का एहसास हुआ। सीनियर श्रुति, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इस साल के बाहरी इलाके में एक बेहद ही खूंखार और ताकतवर इंसान ने कदम रखा है और उसी इंसान ने पहला स्थान हासिल किया है। भले ही ध्रुव के पास थोड़ी ताकत आ गई हो, लेकिन उसकी तुलना उस खूंखार इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, खूंखार इंसान? कितना खूंखार? श्रुति ने उत्सुकता से पूछा। इतना खतरनाक कि उसने पलक झपकते ही एक क्लास 4, 9 क्लास 3 और 30 क्लास 2 के खूंखार दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाहरी इलाके के जीनियस शिष्य वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर हर तरफ सिर्फ उन खूंखार दरिंदों की लाशें ही बिछी हुई दिखी। क्या इतनी भयानक ताकत वाले इंसान को खूंखार नहीं कहा जाएगा? इतना ताकतवर? ये सुनते ही श्रुति का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने भी अंदरूनी शिष्य की परीक्षा पास की थी, इसलिए वो उस यांत्रिक चक्रव्यूह की ताकत जानती थी। वो उन भयानक दरिंदों के बारे में भी अच्छे से वाकिफ थी। लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही इतने सारे खूंखार दरिंदों को मार गिराना, ये सोचकर ही वो कांप गई कि वो इंसान कितना ताकतवर होगा। ऐसा करने के लिए किसी इंसान को कम से कम महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर होना जरूरी था। उस इंसान का नाम क्या है? अपनी हैरानी से बाहर आते हुए श्रुति उस खूंखार इंसान का नाम जानना चाहती थी। मैं भी यही जानना चाहता हूं, लेकिन अफसोस उस इंसान ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपा ली। इनाम लेने के बाद उसने उस जमीन के नीचे बने महल से बाहर निकलने का दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय वो वहां से छुपकर निकल गया ताकि किसी को पता न चले कि वो कौन था। उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वो इंसान सच में बहुत अजीब है, इतना ताकतवर फिर भी इतना शांत और छुपा हुआ। शायद उस इंसान का कोई ऐसा राज है जो वो दूसरों को बताना नहीं चाहता। उस पल उस खूंखार इंसान के बारे में जानने की श्रुति की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये अंदरूनी इलाके से उभरने वाले एक और महान जीनियस की शुरुआत हो सकती है। अरे नहीं! लेकिन अचानक श्रुति एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसे अभी अभी हुई एक अजीब सी बात याद आ गई। जब राजवीर और रणवीर यहां से गए थे तो वो अपने कमरे की तरफ नहीं गए थे। वो जिस रास्ते पर मुड़े थे वो वही रास्ता था जिस तरफ से ध्रुव गया था। ये बात याद आते ही श्रुति समझ गई कि दाल में कुछ काला है और वो तेजी से उसी रास्ते की तरफ भागी जिस तरफ ध्रुव गया था। अंदरूनी इलाका बहुत ही विशाल था और ध्रुव और श्रुति के कमरों के बीच काफी दूरी थी, लेकिन ध्रुव ने कोई जल्दबाजी या घबराहट नहीं दिखाई। वो बस आराम से चल रहा था। वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया और फिर वो वहीं रुक गया। इस तरह छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। ध्रुव की नजरें अंधेरे में डूबे एक कोने की तरफ टिक गई। तुम तो काफी चौकन्ने हो, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था।
अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंधेरे से दो जाने पहचाने शरीर बाहर निकले। वो दोनों भाई राजवीर और रणवीर थे। रणवीर का चेहरा अब काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन उसका गुस्सा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। उसके दिमाग में तो अभी भी ध्रुव को जान से मार डालने के ख्याल आ रहे थे। ध्रुव, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, वो तीनों संत आत्मा घास मेरे हवाले कर दो। मेरे भाई के सामने घुटनों के बल बैठो, अपना सिर झुकाओ और उससे माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। राजवीर ने ध्रुव को घूरते हुए कहा और उसकी आवाज में एक गहरा घमंड झलक रहा था। क्या बात है, तुम दोनों मुझे लूटना चाहते हो? ध्रुव मुस्कुराया। अगर लूट भी ले तो तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? लूटने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। ताकत? मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि असली ताकत क्या होती है। राजवीर का शरीर अचानक हिला और उसके पीछे से एक तेज हवा का झोंका उठा। पलक झपकते ही वो ध्रुव के ठीक सामने पहुंच गया। उसका हाथ एक पंचे का रूप ले चुका था और उसने सीधा ध्रुव के गले पर वार किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि राजवीर की ताकत रणवीर से कई गुना ज्यादा थी और वो महारथी क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धाओं में भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। लेकिन आज उसका सामना ध्रुव से था, वही खूंखार इंसान जिसने अपने नंगे हाथों से एक क्लास 4 के खूंखार दरिंदे को चीर कर रख दिया था। राजवीर पूरे घमंड में उस इंसान पर वार कर रहा है जो असल में खूंखार दरिंदों का काल है। क्या राजवीर का ये वार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? जब राजवीर और रणवीर को ध्रुव की असली ताकत का अंदाजा होगा तो उनका क्या हाल होगा? और क्या श्रुति सही समय पर वहां पहुंचकर इस खूनी खेल को रोक पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। वुश! ध्रुव तेजी से बगल में खिसका और राजवीर के वार से बच निकला। उसी पल उसका एक पैर जमीन पर पड़ा। वो अचानक एक झटके में घूमा और एक चक्कर पूरा करने के बाद उसने अपना पैर तेजी से पीछे खींचा। ये देखकर राजवीर के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और वो जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन बदकिस्मती से ध्रुव के पैर न सिर्फ बहुत तेज थे बल्कि उसका निशाना भी एकदम अचूक था। राजवीर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। घबराहट में राजवीर ने अपने दोनों हाथ आगे किए और पूरी ताकत से ध्रुव के वार को रोकने की कोशिश की। धमाक! तत तत तत! उस पैर के वार से राजवीर कई कदम पीछे खिसक गया और उसके हाथों में सुन्न कर देने वाला दर्द दौड़ गया। उस पल राजवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव के अंदर इतनी भयानक ताकत होगी। वो ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी, इसलिए अब उसे इस लड़ाई को गंभीरता से लेना ही पड़ा। तुम्हें थोड़ी बहुत कला तो आती है, लेकिन सिर्फ जानवरों जैसी ताकत के बल पर कुछ नहीं उखड़ने वाला। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मार्शल आर्ट स्किल्स की असली ताकत क्या होती है। पप्पा! हाँ, माँ! राजवीर ने अपने शरीर के कई अहम हिस्सों को लगातार थपथपाया और फिर अचानक जोर से चिल्लाया। पलक झपकते ही उसका शरीर काफी फैल गया और उसके मुक्कों का आकार भी बढ़ गया। यही नहीं, उसकी त्वचा का रंग गोरे से बैंगनी हो गया और उसकी नसें उभर आईं। वो सच में बहुत खौफनाक लग रहा था। एक शरीर को मजबूत करने वाली स्किल। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और वो समझ गया कि राजवीर ने शरीर को ताकतवर बनाने वाली किसी स्किल का इस्तेमाल किया है। इस तरह की स्किल से किसी की स्किल्स की संख्या तो नहीं बढ़ती, लेकिन पूरे शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक खास स्तर तक सीखने के बाद शरीर पर मौसम का कोई असर नहीं होता और न ही कोई तलवार या भाला उस शरीर को बेच सकता है। उनका पूरा शरीर ही एक जानलेवा हथियार बन जाता है। ध्रुव के चेहरे के भाव बदलते देख राजवीर तुरंत ही खुद पर गर्व महसूस करने लगा। भले ही ध्रुव की ताकत ने उसे चौंका दिया था, लेकिन वो जानता था कि ध्रुव की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसने कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं सीखी है। राजवीर ने जो स्किल इस्तेमाल की थी उसका नाम था फौलादी शरीर। इस स्किल की मदद से कोई भी इंसान अपने ही स्तर के किसी दूसरे इंसान के साथ सीधी शारीरिक लड़ाई में लगभग अजेय हो जाता है। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो ध्रुव को आसानी से हरा देगा। ध्रुव, तुम चाहो तो अभी भी अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग सकते हो या फिर। लेकिन ध्रुव ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। ध्रुव का शरीर चमका और वो
वहां से गायब हो गया। जब ध्रुव दोबारा दिखा तो वो बिल्कुल राजवीर के सामने खड़ा था। एक भारी और मजबूत मुक्का राजवीर की आंखों के सामने बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। ध्रुव को अपने साथ सीधी शारीरिक लड़ाई करते देख राजवीर ने एक कुटिल मुस्कान दी और उसने भी ध्रुव के मुक्के की तरफ अपना मुक्का पूरी ताकत से दे मारा। क्लैंग! दोनों मुक्कों के टकराते ही एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो लोहे से लोहा टकराया हो। लेकिन इस टक्कर के बाद राजवीर कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके मुक्के का सुन्नापन कम होने के बजाय और बढ़ गया था और वो ध्रुव को घूर रहा था, जो अपनी जगह से आधा इंच भी पीछे नहीं खिसका था। इस लड़के का शरीर इतना मजबूत कैसे है? राजवीर को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जो स्किल सीखी थी, उसके रहते हुए उसी के स्तर का कोई भी इंसान सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अभी अभी उसकी आंखों के सामने ध्रुव ने न सिर्फ सीधी टक्कर ली थी, बल्कि वो उस पर भारी भी पड़ा था। इससे राजवीर को सच में लगने लगा था कि हालात अब उसके हाथ से निकल रहे हैं। वुश! अचानक ध्रुव तेजी से आगे बढ़ा और उसने सिर्फ एक हथेली से वार किया। उसने सीधा राजवीर के सीने पर निशाना साधा। राजवीर, जो पहले ही 2 बार मात खा चुका था, उसने इस वार को सीधा सीने पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने ध्रुव की कलाई को निशाना बनाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन राजवीर की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया था और जो हथेली उसकी तरफ बढ़ रही थी, वो भी हवा में कहीं गायब हो गई। धमाक! वो अभी हैरान ही था कि एक बेहद ताकतवर हथेली उसके सीने पर आ लगी। ध्रुव के उस वार में बहुत ताकत थी। राजवीर 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे जा गिरा और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह नजारा देखकर वहां खड़े रणवीर की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर होने के बावजूद उसका भाई राजवीर ध्रुव के हाथों इतनी बुरी तरह हार जाएगा। यह सब उसकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। आखिर कुछ ही समय पहले तक ध्रुव एक ऐसा कचरा था जिससे ज्यादा बेकार कोई और हो ही नहीं सकता था। ये कैसे हो गया? उस समय राजवीर के चेहरे पर दर्द से ज्यादा हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ध्रुव की कलाई को क्यों नहीं पकड़ पाया और उल्टा खुद मार क्यों खा बैठा। क्या उसने कोई स्किल सीखी है? असंभव, बिल्कुल असंभव। उसे अंदरूनी इलाके में आए हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। वो कोई स्किल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? राजवीर को लग रहा था कि ध्रुव जो भी कर रहा है वो कोई मार्शल आर्ट स्किल नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ 10 दिनों में कोई भी स्किल सीखना नामुमकिन था। लेकिन अगर उसे पता चलता कि ध्रुव ने न सिर्फ एक मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल किया था, बल्कि वो अंदरूनी इलाके की सबसे ताकतवर स्किल ब्रह्मजाल हथेली थी, तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। भाई! तभी रणवीर दौड़कर वहां आया। उसने राजवीर को सहारा दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वो सच में बहुत घबरा गया था। उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि अगर राजवीर भी ध्रुव को नहीं हरा पाया तो उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम दोनों को इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी पल ध्रुव बिना कोई आवाज किए वहां आ गया और उसने उनका रास्ता रोक लिया। ध्रुव, तुम क्या करना चाहते हो? रणवीर का चेहरा ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन वो अपने अंदर के डर को छुपा नहीं पा रहा था। इसका कारण यह था कि जो ध्रुव अभी उनके सामने खड़ा था, वो उनकी यादों वाले ध्रुव से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही इंसान हो। इस बदलाव ने उसे सच में अंदर तक डरा दिया था। मैं कुछ खास नहीं करना चाहता, बस तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। अपने घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया। ध्रुव, अपनी हदों को पार मत करो, राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा। मैं हदों को पार कर रहा हूं? तुम सबने अपने मुंह से मुझे कचरा कहा था, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे जलील किया। तुम दोनों छुपकर मेरे पीछे आए। तुम मुझे लूटना और पीटना चाहते थे, और अब
तुम कह रहे हो कि मैं हदों को पार कर रहा हूं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे राहज़ादा परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी कभी तुम लोगों को अपना परिवार नहीं माना। मुझे जलील करना ठीक है, लेकिन श्रुति के साथ वैसा बर्ताव करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि श्रुति मेरे लिए मेरे परिवार जैसी है और वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद ध्रुव का चेहरा अचानक खूंखार हो गया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। दो जोरदार तड़ाक की आवाजों के साथ दो करारे थप्पड़ राजवीर और रणवीर के गालों पर पड़े। वो दोनों थप्पड़ इतने जोरदार थे कि वो दोनों धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। उसके बाद ध्रुव ने अचानक अपना पैर आगे बढ़ाया और जोर से राजवीर की छाती पर एक लात मारी। अब तुम्हारी जुबान कहां गई? क्या तुम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे? क्या तुम मुझे धमकियां नहीं दे रहे थे? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, कहो कि मुझे माफ कर दो। बोलते बोलते ध्रुव ने राजवीर को दो और थप्पड़ जड़ दी। उन दो थप्पड़ों के बाद राजवीर के दोनों गालों पर लाल उंगलियों के निशान छप गए थे और उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली थी। तुम्हारे जैसे कचरे से मैं माफी मांगू? सपने देखते रहो। राजवीर अभी भी अकड़ दिखा रहा था, लेकिन ध्रुव सिर्फ मुस्कुराया और उसने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाने शुरू कर दिए। राजवीर के चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ों की बरसात होने लगी। इस हालत में राजवीर के गाल तेजी से सूजने लगे और उसका चेहरा किसी सुअर के चेहरे जैसा हो गया। ध्रुव अपने बड़े भाई को इस तरह बेरहमी से मार खाते देख रणवीर आखिरकार फट पड़ा। पीछे हट। ध्रुव ने अपनी बड़ी आस्तीन को जोर से झटके से घुमाया और एक ही थप्पड़ से रणवीर जमीन पर जा गिरा। अब उसमें उठने की ताकत भी नहीं बची थी। उस पल रणवीर को सच में एहसास हुआ कि उसके और ध्रुव के बीच में कितना बड़ा फर्क। तो बात यह थी कि वो सच में ध्रुव का एक भी वार नहीं झेल सकता था। ध्रुव, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे, राजवीर ने खूंखार नजरों से घूरते हुए चिल्लाकर कहा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? यह कहते हुए ध्रुव ने राजवीर की कमर से एक खंजर निकाला। उसे राजवीर के ऊर्जा केंद्र की तरफ तानते हुए बोला, मैं 1 तक गिनूंगा। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे इस ऊर्जा केंद्र को तबाह कर दूंगा और तुम अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव की ये बातें सुनते ही राजवीर के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी आंखों से वो खूंखारपन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खौफनाक डर ने ले ली थी। अब वो भी बिल्कुल रणवीर की तरह ही महसूस कर रहा था। उसे भी लग रहा था कि उसके सामने खड़ा ये ध्रुव उनकी यादों वाले ध्रुव से बिल्कुल अलग है। अब उसे सच में इस बात का यकीन नहीं था कि ध्रुव उसका ऊर्जा केंद्र तबाह करेगा या नहीं, या फिर वो उसे जान से ही मार डालेगा। ध्रुव का खंजर राजवीर के ऊर्जा केंद्र पर टिका है। क्या राजवीर का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा और वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगा, या ध्रुव सच में उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा? क्या कोई इस खूनी खेल को रोकने आ रहा है? ध्रुव मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान बहुत ही शैतानी थी। उसने खंजर को ऊंचा उठाया और बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, एक वूश। उसके बाद पूरी करने से पहले ही ध्रुव का खंजर अचानक नीचे की तरफ आया। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ध्रुव, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद मत करो, प्लीज मेरा ऊर्जा केंद्र तबाह मत करो। राजवीर पागलों की तरह चीखने लगा और उसकी आवाज में एक रुलाई छुपी थी। यह देखकर ध्रुव भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपने हाथ रोक ली। वो राजवीर की यह हालत देखकर मुस्कुराने लगा। उसने देखा कि राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और वो लगातार गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था। न सिर्फ उसके चेहरे पर बेइंतहा दर्द था, बल्कि उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके नीचे जमीन पर एक बड़ा सा गीला निशान बन गया था, जिससे एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ध्रुव ने खंजर को जमीन पर फेंक दिया और फिर राजवीर और रणवीर की तलाशी ली। आखिर में उसे उनके पास से 5 कम दर्जे की आध्यात्मिक औषधियां यानी भूमि आत्मा घास मिली। ये सब करने के बाद ध्रुव राजवीर के सामने गया, उसके गालों को हल्के से थपथपाया और बोला,
जरा खुद को देखो, असली कचरा कौन है? अब ये बात तुम्हारे दिल को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हा। इतना कहने के बाद ध्रुव जोर से हंसा और पूरे शान से वहां से चला गया। ध्रुव के जाने के बाद राजवीर और रणवीर ने किसी तरह खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद अंधेरे से एक खूबसूरत सा चेहरा बाहर निकला। वो श्रुति थी। हालांकि श्रुति के उस प्यारे से चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हैरानी छाई हुई थी। काफी देर बाद वो खुद से ही बुदबुदाई, ध्रुव, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी है? अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और उसे बचपन वाले ध्रुव की याद आ गई। लोग चाहे उसका कितना भी मजाक क्यों ना उड़ा लें, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। लोग चाहे उसे कितना भी जलील क्यों ना कर ले, उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी, जिसे देखकर लोगों को उस पर तरस आता था। उसे देखकर लोगों को उसके लिए बुरा लगता था और दिल करता था कि उसकी रक्षा की जाए। आखिरकार श्रुति ने अपनी आंखें खोली और वो अचानक मुस्कुरा उठी। शायद तुम्हें एक कमजोर इंसान समझना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शायद यही तुम्हारा असली रूप है। तुम्हें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद इतने ताकतवर हो कि दूसरों की रक्षा कर सको। उस समय तक ध्रुव अपने कमरे में वापस पहुंच चुका था। उसने वो तीनों संत आत्माघास और पांचों भूमि आत्माघास बाहर निकाली। भले ही भूमि आत्माघास सिर्फ कम दर्जे की आध्यात्मिक औषधि थी, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग के लिए बहुत कीमती चीजें थीं। ध्रुव को लगा कि इन घासों को उनसे छीन लेना ही राजवीर और रणवीर को जिंदगी भर का दर्द देने के लिए काफी है। जब उसने सोचा कि जिन भाइयों ने हमेशा उसे जलील किया था, आज उसी ने उन्हें ऐसा कड़क सबक सिखाया है, तो ध्रुव का दिल खुशी से झूम उठा। लगता है किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किसी बुरे इंसान को शराफत की भाषा समझाने के लिए अपनी मुट्ठियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ध्रुव मुस्कुराया, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने अपने बड़े भाई का खत बाहर निकाला। उसने खत खोला और उसके सामने जानी पहचानी लिखावट उभर आई। ये अभय की ही लिखावट थी। मेरे भाई, तुम्हें नीलकंठ संप्रदाय में गए हुए 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में हम एक बार भी नहीं मिले हैं। कुछ ही दिनों बाद परिवार की सालाना सभा होने वाली है और इस साल परिवार के मुखिया अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उनके पद छोड़ने के बाद हमें परिवार के नए मुखिया को चुनना होगा और हमारे पिता भी इसके उम्मीदवारों में से एक हैं। पिताजी के लिए ये एक बहुत ही अहम दिन है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस साल की सभा में जरूर वापस आओगे और मेरे साथ मिलकर पिताजी का हौसला बढ़ाओगे। भले ही खत में सिर्फ कुछ ही लाइनें लिखी थीं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा था। ध्रुव खत की बातों पर गहराई से विचार करने लगा। हर साल परिवार की सभा में रायजादा परिवार की नौजवान पीढ़ी के बीच एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता होती थी, ताकि उनकी ट्रेनिंग का नतीजा परखा जा सके। भले ही ऊपर से देखने में यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा लगती थी, लेकिन असल में ये नौजवान पीढ़ी की ताकत और उनकी काबिलियत दिखाती थी, और यही काबिलियत परिवार में उनके बड़ों का रुतबा भी तय करती थी। इस बार संग्राम रायजादा मुखिया के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना पाए थे, क्योंकि न सिर्फ उनके पास एक शानदार ताकत थी, बल्कि अभय जैसा होनहार बेटा भी उनके साथ था। अभय रायजादा परिवार की पूरी नौजवान पीढ़ी में सिर्फ वही एक ऐसा इंसान था जिसने महाकाल संप्रदाय में कदम रखा था। वो परिवार की लगभग हर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करता था। उसकी काबिलियत बेजोड़ थी, इसलिए जाहिर है इसका सीधा असर संग्राम के रुतबे पर पड़ता था। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने कागज और कलम उठाया और अभय के खत का जवाब लिखने लगा। उसने बहुत ही सीधी और साफ बात लिखी। इस साल वो परिवार की सभा में जरूर जाएगा, क्योंकि ध्रुव भी अपने पिता के चुनाव में उनकी मदद करना चाहता था। वो परिवार की उस प्रतियोगिता में अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था और कम से कम एक अच्छा स्थान हासिल करना चाहता था। इस तरह वो सबको बता सकता था कि संग्राम के दोनों बेटों में से कोई भी किसी से कम नहीं है, या सीधे शब्दों में कहें तो
ध्रुव को लग रहा था कि अब खुद को साबित करने का सही समय आ गया है। खत लिखने के बाद ध्रुव ने उन तीनों संत आत्मा घास और पांचों भूमि आत्मा घास को पूरी तरह से सोख लिया। इस बार ध्रुव को आखिरकार अपने ऊर्जा केंद्र में एक भराव महसूस हुआ। उसके अंदाजे के मुताबिक अगर वो 20 और संत आत्मा घास सोख ले तो वो अगले स्तर पर पहुंच सकता था, लेकिन उन 20 संत आत्मा घास की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें कल होने वाले आध्यात्मिक औषधि के शिकार पर टिका दी। अगली सुबह हुई और आसमान में अभी उजाला फैलना शुरू ही हुआ था, लेकिन नीलकंठ संप्रदाय के उत्तर में बने उस विशाल चौक पर 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये औषधि पर्वत पर जाने के रास्तों में से एक था। ध्रुव के पास 2 थैले थे, एक खाने से भरा हुआ था और दूसरा बिल्कुल खाली था। वो भीड़ में चारों तरफ देख रहा था और श्रुति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, इधर! उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। श्रुति पास ही खड़ी थी और खुशी से उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। ध्रुव के भारी भरकम सामान के मुकाबले श्रुति बहुत ही साधारण लग रही थी। उसने कमर पर सिर्फ एक छोटी सी थैली बांधी हुई थी और कल वाले ही कपड़े पहने थे। श्रुति, क्या तुम अपने साथ खाना नहीं लाई? आध्यात्मिक औषधि का शिकार पूरे 10 दिनों तक चलता है, तुम क्या खाओगी? ध्रुव के चेहरे पर उलझन थी। बुद्धू, भूल गए कि हम एक संघ का हिस्सा हैं? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आध्यात्मिक औषधियों का पीछा करना है। खाना ढोने जैसा मेहनत का काम जाहिर है दूसरे लोग करेंगे। इतना कहकर श्रुति ने एक तरफ इशारा किया। वहां रायजादा संघ के बाकी सदस्य खड़े थे जिन्हें ध्रुव ने कल देखा था। सच में उनमें से 3 लोगों ने एक बहुत बड़ा थैला उठाया हुआ था जिसमें पक्का खाना ही भरा होगा। ध्रुव, औषधियों का शिकार करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पहाड़ के अंदर जाने के बाद हम 3 गुटों में बंट जाएंगे। हर गुट में कुछ लोगों का काम खाना ढोना होता है, कुछ का काम आध्यात्मिक औषधियों को घेरना होता है और मेरा काम उनका शिकार करना है। ये काम सबकी ताकत के हिसाब से बांटा गया है और मिलने वाली आध्यात्मिक औषधियां भी इसी के हिसाब से बांटी जाएंगी। श्रुति ने ध्रुव को विस्तार से समझाया। इससे ध्रुव को आध्यात्मिक औषधियों के शिकार के बारे में और गहराई से समझ आ गया और उसे झुंड में शिकार करने के फायदे भी पता चल गए। तोड़े जाने से पहले इन आध्यात्मिक औषधियों में अपनी एक जान और चेतना होती है जिससे वो भाग सकती है। बिना किसी खास ताकत के अकेले दम पर इन्हें पकड़ना सच में बहुत मुश्किल काम था। यही वजह थी कि ज्यादातर शिष्य किसी न किसी संघ में शामिल होना पसंद करते थे, क्योंकि उनके स्तर की ताकत के साथ एक समूह की ताकत सच में अकेले इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा होती थी। शिकार के तरीके समझाने के बाद श्रुति ध्रुव को रायजादा संघ के लोगों की भीड़ के पास ले गई। करीब जाने पर ध्रुव ने देखा कि वहां कल के मुकाबले एक इंसान कम था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। कल ध्रुव ने राजवीर को बहुत बुरी तरह पीटा था। उसका पूरा चेहरा सूजकर किसी सुअर के जैसा हो गया था, इसलिए पक्का उसके पास किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं बची होगी। यही वजह थी कि उसने इस दुर्लभ शिकार में जाने का अपना मौका छोड़ दिया था। राजवीर के अलावा ध्रुव को वहां एक और जाना पहचाना चेहरा दिखा और वो रणवीर था। लेकिन आज के रणवीर में पहले वाला वो घमंड और अकड़ बिल्कुल नहीं थी। वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, मानो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो और वो बुरी तरह निराशा में डूब गया। रणवीर की ये खामोशी क्या किसी नए तूफान का इशारा है? औषधि पर्वत के इन घने जंगलों में ध्रुव का सामना अब किस बड़े खतरे से होने वाला है। मैं ध्रुव यहाँ आखिरी सदस्य के रूप में मौजूद हूँ। सब लोग ध्रुव का स्वागत करो। तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट। श्रुति ने ध्रुव को वहां लाने के बाद खुशी से चीयर किया और तालियां बजाई। यह देखकर रायजादा संघ के वो लोग जो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी तालियां बजाकर उसका स्वागत किया और ध्रुव की तरफ सिर हिलाया। उन्होंने कल ध्रुव की गजब की ताकत देखी थी। रायजादा परिवार चाहे ध्रुव के बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन उन बाहरी लोगों ने दिल से उसे अपना लिया था। लेकिन श्रुति और उन बाहरी लोगों को छोड़कर
रायजादा परिवार के किसी भी शिष्य ने ताली नहीं बजाई। ध्रुव को लेकर उनकी नजरों में अभी भी गहरी नफरत साफ छलक रही थी। श्रुति, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इसके जैसे एक बाहरी इंसान को हमारे रायजादा संघ में ले आई। जल्दी से इसे यहां से दफा करो। समर्थ अचानक गुस्से से चिल्ला उठा। हाँ, बिल्कुल सही। रायजादा संघ में इसका कोई स्वागत नहीं है। इसे भगाओ यहां से। उसी समय बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं मानो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हों ताकि आसपास के सब लोग उनकी बातें सुन सके। और सच में उनकी इस हरकत ने आसपास के बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसी पल ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि समर्थ इस तरह से उसका स्वागत करेगा। ये कैसा स्वागत था? ये तो साफ तौर पर उसे सबके सामने जलील करने की एक नीच चाल थी। समर्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? कल ही तो तुमने कहा था। श्रुति एकदम घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रुति, अपना मुंह बंद रखो। इस रायजादा संघ में सिर्फ मेरी बात मानी जाती है। मैं किसी को भी अपना सकता हूं, लेकिन इस ध्रुव को बिल्कुल नहीं। समर्थ ने श्रुति को अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया। समर्थ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने। ठीक है, जब तुम लोग मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो मैं खुद ही पीछे हट जाता हूं। श्रुति ने आखिरकार खुद को संभाला। वो समझ गई थी कि समर्थ ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था ताकि वो ध्रुव को इस मुश्किल और शर्मनाक हालत में फंसा सके। श्रुति, मुझे डर है कि इस मामले में तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। जब तक तुम रायजादा परिवार छोड़ने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक तुम रायजादा संघ को भी नहीं छोड़ सकती। समर्थ ने एक ठंडी और कुटिल मुस्कान दी, मानो उसे पहले से पता था कि श्रुति का यही रिएक्शन होगा। तुम बहुत ही घटिया हो। श्रुति गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस बेबसी से ध्रुव की तरफ देख सकती थी। ध्रुव, श्रुति, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ध्रुव का चेहरा एकदम शांत था। उसने समर्थ और बाकी लोगों पर एक तीखी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारा रायजादा संघ मुझे नहीं अपना रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज तुमने जो भी कहा है उसे अच्छे से याद रखना। मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन मैं तुम सबको तुम्हारे आज के पर खून के आंसू रुलाऊंगा। हा, क्या मजाक है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो? हम पछताएंगे। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम्हारे लिए हम पछताएं? बिल्कुल सही। तुम खुद को समझते क्या हो? बेशरम कहीं का। उन्होंने ध्रुव की बातों को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। उनकी नजरों में ध्रुव आज भी सिर्फ एक नाकारा कचरा था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने ध्रुव के माथे पर यही ठप्पा लगा रखा था। ये जगह तो काफी गुलजार लग रही है, लेकिन तभी अचानक एक एकदम साफ और रौबदार आवाज वहां गूंजी। सबने पलटकर देखा और उन्हें दो नौजवान लड़के धीरे धीरे अपनी तरफ चलते हुए दिखाई दी। वो दोनों जुड़वा भाई थे। उनके लंबे आस्तीन वाले जामुनी कपड़े बहुत गंदे थे, इतने गंदे कि उन पर तेल जैसी चमक साफ देखी जा सकती थी। उन दोनों के हाथों में गन्ने थे और वो उन्हें चबाते हुए लगातार इतनी तेज आवाज कर रहे थे कि कानों के पर्दे फट जाए। वो सच में बहुत ही अजीब और चिड़चिड़े लग रहे थे, लेकिन जब लोगों की नजर उनकी छाती पर लगे बैज पर पड़ी तो वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। उस बैज पर पंखों का एक जोड़ा बना हुआ था। ये अंदरूनी इलाके के सबसे ताकतवर संघ गरुड़ संघ का निशान था। ये तो गरुड़ संघ के ड्रैगन और टाइगर भाई हैं। उसी पल कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और चारों तरफ हैरान करने वाली फुसफुसाहटें शुरू हो गई। लड़कों के चेहरों पर उनके लिए एक गहरा सम्मान आ गया, जबकि लड़कियां उन्हें देखकर खुशी से चीखने लगी, मानो वो उनकी दीवानी हो। यहां तक कि श्रुति का चेहरा भी एकदम गंभीर हो गया। श्रुति, क्या तुम इन्हें जानती हो? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। इनके नाम रियांश और रुद्रांश है। ये मेरी ही उम्र के हैं, पूरे 16 साल के। इन्होंने मेरे साथ ही नीलकंठ संप्रदाय में कदम रखा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अंदरूनी इलाके की परीक्षा पास कर ली थी। और तो और
उस परीक्षा में ये पहले स्थान पर आए थे। अफवाहों की माने तो ये 1 साल पहले ही महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। ये सच में असली जीनियस हैं। उन दोनों के बारे में बात करते हुए श्रुति का चेहरा बहुत गंभीर था। इससे साफ पता चल रहा था कि श्रुति की नजरों में उन दोनों की क्या अहमियत थी। 16 साल की उम्र में महारथी क्षेत्र का 6ठा स्तर। श्रुति की बातें सुनकर ध्रुव भी उन ड्रैगन और टाइगर भाइयों को थोड़ा हैरानी से देखने लगा। वो जानता था कि उसका बड़ा भाई अभय 17 साल की उम्र में महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचा था और उसे एक महान जीनियस माना जाता था। लेकिन ये दोनों तो अभय से पूरे 1 साल छोटे थे। इससे साफ पता चलता था कि गरुड़ संघ के लोग कोई आम इंसान नहीं है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उन्हें महान लोगों का संघ माना जाता था। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। कहीं हमने उनका कोई अपमान तो नहीं कर दिया? उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देख रायजादा संघ का हर एक इंसान घबराने लगा था और समर्थ की हालत भी कुछ वैसी ही थी। आखिर उन भाइयों का नाम बहुत मशहूर था। अगर वो गरुड़ संघ का हिस्सा न भी होते तब भी उनके रुतबे और ताकत को कोई झुठला नहीं सकता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ले सके, क्योंकि ऐसा करने का सीधा मतलब था अंदरूनी इलाके में खुद को मौत की सजा सुनाना। लेकिन जैसे ही वो दोनों पास आए, भीड़ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। तो तुम हो ध्रुव? रेयांश ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा। कोई दिक्कत? ध्रुव ने एकदम शांत और बेबाक अंदाज में पलटकर जवाब दिया। ओह! ध्रुव का यह जवाब सुनकर रुद्रांश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वो भी ध्रुव को घूरने लगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ड्रैगन और टाइगर भाई ध्रुव को ही ढूंढ रहे थे। हम इसे अंदरूनी इलाके में आए अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं और इसने इन खतरनाक भाइयों से पंगा ले लिया। इसी लायक है ये। अब देखते हैं कि ये आज कैसे अपनी मौत मरता है। उस पल रायजादा परिवार के सारे लोग मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। वो सब यही चाहते थे कि ध्रुव किसी बड़े और ताकतवर इंसान से पंगा ले और उसके हाथों मारा जाए। किसने सोचा था कि ध्रुव सच में ड्रैगन और टाइगर भाइयों की नजरों में खटक जाएगा। इस बात ने उन्हें सच में बहुत खुश कर दिया था। लेकिन इसके बाद उन भाइयों ने जो कहा उसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ध्रुव, क्या तुम गरुड़ संघ में शामिल होना चाहते हो? रायजादा संघ ने जिस ध्रुव को कचरा समझकर धक्के मारकर निकाला, उसे संप्रदाय के सबसे ताकतवर गरुड़ संघ ने सरेआम न्योता दे दिया। क्या ध्रुव इस सुनहरे मौके को कबूल करेगा या उसके दिमाग में कोई और ही खतरनाक खेल चल रहा है? समर्थ और रायजादा परिवार के उड़े हुए चेहरों का अब क्या हाल होगा? पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।